लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके बीच दिखाई दे रहा होगा फिजिक्स का महामैराथन टॉपिक सीरीज 100% आने की गारंटी। फिजिक्स का सुपड़ा साफ हो गया आज। पूरे फिजिक्स में चैप्टर जो 6 को जो है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानवनित एवं रंग बिरंगा संसार और विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, इन 6 चैप्टरों का आज सुपड़ा साफ करेंगे और 100% आने की गारंटी देते हैं आपको। 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर में। आप एग्जाम जब दीजिएगा ना तो आपको दिन भर पूरे एग्जाम हॉल में तो हल्का मचेगा कि फ्यूचर फोकस क्लासेस टॉनिक सीरीज हम आपके लिए टॉनिक लेकर आए हैं। टॉनिक कब पिया जाता है? कमजोरी के वक्त। कमजोरी में टॉनिक पिलाइए, सारा कमजोरी भाग गया। उसी प्रकार आज हम लोग टॉनिक पिएंगे फिजिक्स का। तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टॉनिक सीरीज में आज फिजिक्स का कवर करेंगे, कल केमिस्ट्री, उसी प्रकार बायोलॉजी, उसी प्रकार मैथ का भी लेक्चर चल रहा है। दो चैप्टर मिलाकर 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज थ्योरी सब्जेक्टिव के साथ क्या क्या बन सकता है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए। आइए आपका स्वागत करते हैं फ्यूचर फोकस के YouTube चैनल पर। आइए, दिखाई दे रहा होगा फ्यूचर फोकस क्लासेस जो पटना में ऑफलाइन संस्थान ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है। फ्यूचर फोकस क्लासेस पटना बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th एग्जाम 2026 फिजिक्स टॉनिक सीरीज। दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना टॉनिक सीरीज हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉनिक सीरीज का पहला चैप्टर क्या है? यानी पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम? तो बोलिएगा 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम? 2 नियम। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण पुंज, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक में याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा समानांतर किरण पुंज। क्या याद रखिएगा? समानांतर किरण पुंज ऐसे होती है। दूसरा याद रखिएगा अभिसारी। दूसरा याद रखिएगा अभिसारी, यानी जब एक बिंदु पर आकर मिलती है ढेर सारा किरण। और तीसरा याद रखिएगा अपसारी। तीसरा याद रखिएगा अपसारी, यानी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाए, उसे बोलेंगे अपसारी। तीसरा पॉइंट है प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। आपको यहीं पे याद करवाएंगे और यहीं पर रट्टा मरवाएंगे। आप जुड़िए, अपने दोस्तों साथियों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्लास कर सके। और आप चाहते हैं कि PDF नोट्स कैसे मिलेगा? तो आप फ्यूचर फोकस क्लासेस के YouTube चैनल पर जाइए या फ्यूचर फोकस क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से PDF फ्री नोट्स पाइए। ठीक है, आइए। प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग है। कौन कौन? तो अनुप्रस्थ। देखिए, प से प्रकाश, प से प्रस्थ। अब इसी प्रकार ध्वनि पूछ देगा तो ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग, याद रखिएगा। ध से ध्वनि, ध से धैर्घ्य। अब प से प्रकाश, प से प्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने कोण को क्या कहेंगे? देखिए, ये समतल दर्पण है, आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित, और बीच में अभिलंब। तो अभिलंब और आने वाले किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या बोलेंगे? आपतन कोण। उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। एंगल I बराबर एंगल R होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल I बराबर एंगल R होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होगा, काल्पनिक चीज सीधा होगा। काल्पनिक चीज सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए सीधा होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा? उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। हमेशा काल्पनिक होता है। हमेशा काल्पनिक होता है। उसके बाद समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? यह सवाल बहुत बार पूछा है।
समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और दर्पण किस चीज का पेंट किया रहता है? तो दर्पण पेंट किया रहता है AgBr से, यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा कि दर्पण के पीछे पलाई किया रहता है, किसका लेकर है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। और आप लोग चुनाव में वोटिंग दिए हैं तो देखिएगा यहाँ लगा होगा स्याही, वो है AgNO3। AgNO3 वो क्या है? चुनाव का स्याही है, चुनाव का स्याही है। और आप लोग सुने होंगे फिल्म में बारिश हो गया, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड है। क्या है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है। यो लिख लीजिए। दर्पण AgBr, दर्पण पेंट AgBr लिख लीजिए। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। कैसा होता है? उठा हुआ या उभरा। जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एगो अवतल एगो उत्तल। एगो अवतल एगो उत्तल, एगो अवतल एगो उत्तल, एगो अवतल एगो उत्तल। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए ये अवतल दर्पण है ना? कहिएगा जी सर। ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर, ये है आपका पोल ध्रुव। तब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। जबकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसके आर कहते हैं। और ए पर आर में संबंध होता है। ए पर आर में क्या होता है? वो संबंध होता है A बराबर R/2, A बराबर R/2। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। ये बात याद रखिएगा, कोई पूछता है। उसके बाद क्या आया? ये देखिए, उसके बाद वक्रता केंद्र पर क्या? देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। वस्तु जब फोकस में होगा तो उसका प्रतिबिंब, आपको ट्रिक लिख देते हैं, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो अनंत का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु सेंटर पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर बनेगा। ठीक है? जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच रहेगा, सेंटर और फोकस के बीच, तो हम क्या बोले? सेंटर से रहे सेंटर पर, फोकस से अनंत के बीच बनेगा। बस जब वस्तु फोकस पर अनंत का प्रतिबिंब अनंत पर आएगा तो फोकस पर, सेंटर पर आएगा तो सेंटर पर, और सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तो सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। रट्टा मार लीजिए भाई साहब। चलिए, वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु बहुत बड़ा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आइए उसको देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सौर भट्टी में, आंख कान नाक गले की जांच में, गाड़ी की हेडलाइट सर्च लाइट में इंपोर्टेंट है। इसको रट्टा मार लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए आप लोग। VVI। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट मतलब गली वाला बना सकते हैं, सोलर वाला। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। अवतल दर्पण दोनों बनाएगा। यह है अवतल दर्पण, पहचान कर लीजिए। यह है अवतल, यह है उत्तल, यह है उत्तल। ठीक है? यह है समतल, यह है समतल, यह है समतल। पहचान कर लीजिए। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर भी होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। देखिए F और R में संबंध बताए थे ना? F और R में संबंध क्या होता है? F और R में संबंध क्या होता है? F और R में संबंध क्या होता है? F और R में संबंध होता है F बराबर R/2 या F बराबर R/2। एक और होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और आवर्धन का सूत्र क्या होगा दर्पण के लिए? -V/U। आवर्धन जब धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा।
और आवर्धन ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा और आभासी होगा, सॉरी प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। 1 से छोटा हो गया प्रतिबिंब छोटा बनेगा, 1 के बराबर प्रतिबिंब बराबर बनेगा। 1 से बड़ा तो बड़ा, 1 से बड़ा होगा तो बड़ा बनेगा, 1 से छोटा तो छोटा होगा, 1 के बराबर तो वस्तु के बराबर होगा। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जो सीधा वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर बनाता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान क्या होता है, याद रखिएगा 1/2, बहुत बार पूछा है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वह है उत्तल दर्पण। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो वक्ता त्रिज्या यानी A बराबर होता है R/2। R बराबर क्या होगा, 2F होगा। R निकालना है, 2 गुने F का मान क्या है, फोकस दूरी 10 है, यानी 20 cm होगा, यानी क्या होगा, 20 cm होगा। प्रकाश गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, आवर्धन का इसका मतलब क्या होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि m बराबर होता है दर्पण में -b/u। ये भी मान लीजिए मीटर में है, ये भी मीटर में है, कट गया तो क्या बचेगा, तो बचेगा केवल संख्या, इसीलिए मात्रक विहीन होता है, बहुत बार पूछा है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी, और जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं करे उसे अपारदर्शी। और जिस वस्तु से प्रकाश हल्का सा आर पार करे, हल्का सा आर पार करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, परभासी कहते हैं, उसे हम लोग परभासी कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाए उसे पारदर्शी, जिससे पार न करे उसे अपारदर्शी, और जिससे हल्का फुल्का पार करे उसे परभासी। जैसे ग्लास लीजिए, आर पार होगा पारदर्शी होगा, दीवार अपारदर्शी, और घिसा हुआ कांच, तैलीय कागज, सूती वस्त्र यानी कॉटन का कपड़ा, वो सब क्या होगा, मच्छरदानी, वो सब होगा परभासी। तैलीय कागज अर्धपारदर्शी यानी परभासी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता उसे अपारदर्शी। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कैसा होता है, तो बढ़ता है। फोकस से जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, तो बढ़ता है। फोकस दूरी 10 cm वाले अवतल दर्पण द्वारा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कब बनेगा, जब 10 cm से, जब वस्तु की दूरी 10 cm से कम हो, जब वस्तु की दूरी 10 cm से कम हो। रट्टा मार लीजिए। चल एक चक्र याद हुआ कि नहीं हुआ, एक चैप्टर आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए एक चैप्टर याद हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। प्रकाश के परावर्तन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। प्रकाश के परावर्तन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह का PDF नोट्स मिलेगा, इस तरह का, देखिए यही है ओरिजिनल पेज, वही है ओरिजिनल पेज, ये सब निकलवा लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए एक चैप्टर पढ़ लिए हम लोग, अब चलते हैं 2 चैप्टर की ओर। अब कहाँ बढ़ते हैं हम लोग, 2 चैप्टर की ओर। चलिए 2 चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम, तो 2 ही होता है। प्रकाश के परावर्तन के ही 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, एक ही तल में, और अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। जबकि अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण में एक संबंध होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यानी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्नेल का नियम क्या है। चलिए सभी माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है, नहीं होती है, तो आइए देखते हैं। सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में 3 × 10⁸ 3 लाख किलोमीटर, उसी प्रकार पानी में 2,25,000 और कांच में 2 लाख होती है, कांच में 2 लाख। उसी प्रकार हीरा में कहेगा तो आप कमेंट करके बताइए हीरा में प्रकाश की चाल कितना होती है। निर्वात में 3 × 10⁸,
कांच में 2 लाख यानी 2 गुने 10 के पावर 8 और पानी में होगा 2.25 गुने 10 के पावर 8। स्नेल का नियम क्या होता है? तो म्यू बराबर sin i बटे r, sin i बटे r होता है, sin i बटे r होता है। स्नेल का नियम sin i बटे r होता है, sin i बटे r याद रखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यानी परिभाषा भी हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। और कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक दिया है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक? हीरा का। पानी का 1.3, कांच का 1.5, वायु का लगभग 1 के बराबर, वायु का लगभग 1 के बराबर, वायु का लगभग 1 के बराबर है, वायु का लगभग 1 के बराबर है। चलिए इस तरह का जब बीच में आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, काम आएगा और बाद में पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। हम कह रहे हैं ना, गारंटी के साथ रट्टा मार लीजिए। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को, वाह यह सवाल 100 बार पूछा है, 100 बार और छपेगा। आपतित किरण और निर्गत किरण, देखिए निर्गत से निर्गत कोण याद रखेंगे, निर्गत कोण है, निर्गत कोण रहेगा ऑप्शन में, निर्गत कोण। किस लेंस के बीच का भाग मोटा एवं किनारे के भाग पतला होता है? तो देखिए ई लेंस है और ई लेंस है, बीच का भाग मोटा है, किनारे में पतला है, किनारे में पतला। यहाँ क्या है? यहाँ बीच में पतला है, किनारे फैल गया है, तो यह है उत्तल लेंस, यह है अवतल लेंस, याद रखिए। चलिए किस लेंस के बीच का भाग मोटा? तो उत्तल लेंस। अवतल लेंस के बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उसी प्रकार अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ लिया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऋणात्मक होगी। उत्तल की प्लस, अवतल की माइनस, लिख लीजिए, उत्तल की प्लस, अवतल की माइनस, अवतल की माइनस। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। प्रिज्म के कितने सतह? 5 सतह। प्रिज्म के कितना सतह? 5 सतह, लिख लीजिए। 3 गो आयताकार, 3 गो आयताकार, 2 गो त्रिभुजाकार, 2 गो त्रिभुजाकार, लिख लीजिए। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P बराबर 1/f। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर होता है और फार्मूला होता है P बराबर 1/1 मीटर में होता है, P बराबर 1/1 मीटर में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता, तो कहिएगा सर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अभी बोले थे ना। उत्तल लेंस प्लस में फोकस दूरी, तो क्षमता भी प्लस में, और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? ऑप्शन जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का नहीं होता है। आंसर क्या होगा? तो डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? तो कहिएगा डी होगा। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब बीच में प्लस लगा देंगे तो दर्पण सूत्र। लेंस के लिए आवर्धन क्या होगा? चलिए एक बार बढ़िया से रिवीजन कराते हैं आपको। यहीं पे सब फॉर्मूला लिखते हैं, अभी पीछे वाला सब लिखते हैं। चलिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होगा? तो कहिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र कहेंगे तो लेंस सूत्र कहिएगा 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। जबकि दर्पण के लिए m बराबर -v/u
लेंस के लिए m बराबर v/u। कैसे याद रखेंगे इतना सारा बात? देखिए दर्पण में प्लस लेंस में माइनस, दर्पण में प्लस लेंस में माइनस, और यहाँ माइनस प्लस। एक ही याद रखना, दर्पण में दर्पण सूत्र प्लस आवर्धन माइनस, और लेंस माइनस, यानी दर्पण सूत्र क्या है? माइनस प्लस में है, तो यहाँ माइनस, और जब एगो माइनस तो एगो प्लस। याद हुआ कि नहीं हुआ? दर्पण सूत्र प्लस में, दर्पण का आवर्धन माइनस में, लेंस सूत्र माइनस में, लेंस के लिए आवर्धन प्लस में। याद हो गया? चलिए कंफ्यूजन से दूर रहना है। सूक्ष्म अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का करते हैं। 5 cm की फोकस दूरी। ऑप्शन में रहेगा सी या डी, लगा के चल दीजिएगा। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक है? तो देखते हैं हम लोग किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो देख लीजिए। तो कहिएगा y है, y का अपवर्तनांक 1.1 होता है, y का अपवर्तनांक 1 होता है, 1। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 और कांच का 1.5, हीरा का 2.42। बोले इन सब से ज्यादा कौन है? 2.242। कितना होता है? 2.42। पहले ही लिखवा दिए हैं। कांच का बोलिए, कांच का बोलिए तो 1.5 होता है, कांच का 1.5। पानी का 1.33, हीरा का बोलिए 2.42 और वायु का 1 होता है। याद रख लीजिए। किस लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा हमेशा आभासी? तो अवतल लेंस। और दर्पण कहेगा तो उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य का मतलब एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर। लेंस की फोकस दूरी कितनी? 2 होती है। लेंस की फोकस दूरी कितनी? 2 होती है। कैसे बना दें? आइए बना देते हैं। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 2 होती है। लेंस की फोकस दूरी 2। देखिए कोई भी लेंस को बनाते हैं, कोई भी लेंस बनाते हैं, चलिए बढ़िया जगह बनाते हैं। ये है, बताइए आप ही लोग बताइए कौन सा लेंस? बीच का मोटा, किनारे का पतला होता है उत्तल लेंस। लेंस है, चलिए यहाँ P होता है, यहाँ f1, यहाँ 2f1 और यहाँ f2, यहाँ 2f2। ये फोकस है, सेंटर है, फोकस है, सेंटर है। तो यहाँ 2 को नहीं दिखाई दिया, तो 2 को फोकस होती है। कितना फोकस? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, उसकी क्षमता क्या होगी? फॉर्मूला P बराबर 1/f और ये होता है मीटर में, लेकिन सारा सवाल रहेगा cm में, तो हम फॉर्मूला दिए हैं P बराबर 100/f। चलिए 100/f क्या है? 20, कटेगा तो 5। उत्तल कहेगा प्लस जोड़ेंगे, अवतल कहेगा माइनस जोड़ेंगे। आंसर +5। वहां पे रहेगा +5 -5, प्लस माइनस दोनों 5। क्या मारिएगा? उत्तल रहेगा तो प्लस मारेंगे, अवतल रहेगा तो माइनस मारेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बोलिएगा प्लस, इसीलिए उसका क्षमता प्लस। फोटोग्राफिक कैमरे का उद्देश्य लेंस कौन सा होता है? तो बोलिएगा उत्तल लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले लेंस की फोकस दूरी -15 cm हो तो क्या होगा? दोनों अवतल लेंस। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण है, अच्छा ये गोलीय दर्पण है, अवतल है, ठीक है। इसका P यहाँ पे है, ये F है, ये C है। बताइए बस फोकस दूरी है ना है, बताए थे ऊपर जाएगा प्लस, नीचे माइनस, लेंस से Na, दर्पण से Na माइनस, उन्हें प्लस, पीछे हुआ माइनस। और लेंस क्या हो गया? लेंस ही है ना, यह है उत्तल लेंस, तो सारा प्रतिबिंब बनता है Na, ई प्लस हो गया। और वहीं अवतल बनाइए, अवतल, ये अवतल है तो सारा प्रतिबिंब बन गया इधर। इधर क्या होता है? माइनस। तो दोनों में क्या है? यो अवतल है, यो अवतल दर्पण, ये अवतल लेंस। जब फोकस दूरी, सॉरी यहाँ माइनस लगाइए, माइनस है। जब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी -15 हो तो कौन सा दर्पण कौन सा लेंस? दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा।
चलिए बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ गया टॉनिक सीरीज साइंस के लिए चल रहा है, वो भी साइंस में फिजिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, अपने दोस्तों साथियों से जोड़िए। अब आइए क्या कह रहा है। अब कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है। आइए देखते हैं। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में क्या होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में उतना ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो पहले ही लिख दिए थे। तो बोलिए सबसे कम किसका है, कांच का है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल से सघन, विरल मतलब होता है सबका खुला एरिया जहाँ कुछ भी ना हो, और सघन मतलब रुकावट हो, मतलब खुलम एरिया से रुकावट में जाएगा तो प्रकाश धीमा यानी अविलंब की ओर मुड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं भागेगा। तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। वही सघन से विरल में जाएगा, मतलब रुकावट से पूरा खुला एरिया पूरा फिर से भागेगा, अविलंब से दूर मुड़ेगा, अविलंब से दूर भागेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 के बराबर, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और जल का 1.33। बर्फ का कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बर्फ का कमेंट करके बताइए। चलिए इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, सबसे कम किसका है, अपवर्तनांक सबसे कम किसका है। वायु का होता है 1.1 होता है, केवल 1 है मानिए, वो 1 के लगभग बराबर। कांच का भी 1.5 होगा और पानी का 1.3, इसका होगा 2.42। किसका कम है, किसका कम, तो सबसे कम क्या है, वायु है, वायु का निर्वात। चलिए अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर लास्ट करेंगे, चैप्टर को लास्ट करेंगे हम लोग, चैप्टर लास्ट हो गया। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, फोटोग्राफी के कमरे में उत्तल लेंस, मानव के नेत्र में उत्तल लेंस। भाई साहब इस चीज को रट्टा मार लीजिए, तीनों में से वो रहेगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ, सौर बाटी, सौर कुकर, और बताइए आंख कान नाक गला जांच और दाढ़ी बनाने में। और बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कहाँ उपयोग करते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, कहाँ साइड मिरर में, और स्ट्रीट लाइट, गली वाला लाइट में, सोलर वाला। अभी पूछे थे अवतल के बारे में, तो बोलिए गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के सर्च लाइट। आइए उत्तल लेंस का उपयोग हमने 3 जगह देख लिए। मानव के नेत्र में उत्तल लेंस, मानव के नेत्र में उत्तल लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस, और फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक लेंस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता 1 है, उसकी फोकस दूरी बताई थी P बराबर 100/A। CM है तो 100 डालेंगे, P का मान दिया है 1 बराबर 100/F, इसीलिए A बराबर 100 cm, A बराबर 100 cm। उत्तल है तो प्लस में, उत्तल है तो प्लस में, अवतल है तो माइनस में। ये सवाल रहेगा तो मत कहिएगा सर नहीं बताए थे आप अभी भी टाइम है, अभी मौका है, आप जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ जुड़िए, ताकि आपका भी फायदा हो। जब दोस्त का रिजल्ट आए तब बोले कि देख तोहरा चलते हमारा रिजल्ट बेहतर हो गया। ठीक है, चलिए लेंस की क्षमता -5 है। देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब अवतल आएगा। अब कटा दीजिए ना क्षमता, P बराबर 100/F, P का मान दिया है 5 बराबर 100/F, -5 है तो 1 बराबर, कटा दीजिए, 5 से कट जाएगा 20, A बराबर -20। -20 का मतलब है वह दर्पण उत्तल अवतल लेंस है, वह लेंस है। अब 20 का मतलब 20 cm याद रखिएगा। -20 ऑप्शन में नहीं रहेगा, वहां रहेगा 20, माइनस में रहेगा मार दीजिएगा, लेकिन वहां रहेगा 20। माइनस का मतलब दर्शा रहा है कि माइनस, वहां प्लस माइनस वाला खेल नहीं है, वहां माइनस का मतलब है क्षमता, उत्तल लेंस की अवतल लेंस। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस बात को। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम नहीं कम होता है, ये हम लोग काम कर रहे हैं। किसका अपवर्तनांक बताइए, ऑप्शन नंबर सी है, पानी का है। क्या होगा पानी का 1.33। चलिए 1.33
चलिए आपको कमेंट कॉल में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेंजीन का कितना होता है, बेंजीन का अपर्तनांक कितना होता है और हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। चलिए कमेंट कीजिए तो अभी तुरंत फास्ट, हीरा का अपर्तनांक और बेंजीन का अपर्तनांक जल्दी से कमेंट कीजिए आप। एक चैप्टर 2 चैप्टर का निपटारा हो गया है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 3 चैप्टर की ओर और 3 चैप्टर में आ गया, ये 5वें नंबर में आएगा। अच्छा एक वो चीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं पता है क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा, एक वो चीज बाहर नहीं जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथ, याद रखिएगा, ले लिए। चलिए यह मानव नेत्र, कमेंट कर दिया ना। चलिए तो हीरा का होता है 2.42, ठीक है। चलिए इधर आइए, हम बनाना है पहले अपना तब इसको देखेंगे। यह होता है लेंस, क्या है तो कहिएगा सर ई है लेंस। लेंस के बाहर 3 गो परत होता है, लेंस के बाहर कौ गो परत, 3 गो परत होता है, ठीक है। यहां ज्वाइंट होता है, सबका नाम लिखेंगे पहले, कैसे बनाएंगे 5 नंबर में। लेंस होता है, लेंस के बाहर 3 गो परत, लेंस के आगे एक गो परत है, एक और आगे परत है, लेंस के आगे 2 गो परत है, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण लिखते हैं, कुछ किताब में ऐसा बनाएगा, ये लेंस बना देगा, 3 गो लेयर देगा, 3 गो लेयर देगा और 3 गो लेयर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे करके खाली छोड़ देगा। जानते हैं ये सही है वो सही है, देखिए यहाँ पे दिया है, हम इसको इसलिए नहीं बना रहे हैं, आपका मन यहाँ से नस निकला है, ऑप्टिक नर्व निकला हुआ, नस निकला हुआ है, पूरा निकल के गया है ब्रेन में, तो ऐसा ही बना लीजिए। चलिए नामकरण पहले कर लेते हैं। देखिए ये है लेंस, ये जो है ये लेंस है। अच्छा लेंस के दोनों जो कोनों पर है वो सिलियरी मस्कल्स है, सिलियरी मांसपेशियां है, क्या है सिलियरी मांसपेशी है, सिलियरी मांसपेशी है। अच्छा ई जो है ये परितारिका है, आइरिस, क्या है आइरिस है परितारिका। ई है कॉर्निया है, आंख के सबसे बाहरी परत को कॉर्निया, कॉर्निया कैसा पारदर्शी, कॉर्निया कैसा पारदर्शी। और नेत्रदान के समय हम लोग कॉर्निया का ही दान करते हैं, नेत्रदान नहीं होता, कॉर्निया का जो आंख का हमारा परत है ना वो पारदर्शी होता है, वहीं से उसी का हम दान करते हैं। मृत्यु के बाद भी 6 से 8 घंटा के अंदर में कर देना है। अच्छा आइए ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया हो गया, पर आइरिस माने परितारिका, परितारिका। अच्छा आइरिस के बीचवे में एक बिंदु है, उसका नाम लेते हैं पुपिल, मतलब पुतली, मतलब पुतली। अच्छा ये तीनों का नाम रखिए तो अंदरवा वाला का नाम है रेटिना, बाहरवा का नाम है स्क्लेरा, स्क्लेरा, अंदरवा का नाम है कोराइड। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्या बोले, हम आपको बोले कि पहले लेंस, लेंस के आगे परितारिका, परितारिका के बीच में पुतली, पुतली के आगे कॉर्निया। चलिए लेंस के बाहर 3 गो पीछे 3 गो परत, सबसे अंदर रेटिना, रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के बाद वाला कोराइड, कोराइड की सबसे बाहर स्क्लेरा, स्क्लेरा का काम क्या है तो बाहरी सुरक्षा देना, स्किन क्या कर रहा है सुरक्षा दे रहा है ना, उसी प्रकार है। ये ग्लास क्या कर रहा है बोर्ड का सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बस वही चीज है। चलिए इसके बीच में एक द्रव रहता है, इसके बीच में एक द्रव रहता है, आइरिस और कॉर्निया के बीच, सॉरी यहाँ रहता है, यहाँ रहता है आइरिस और कॉर्निया के बीच के द्रव को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्रोज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कचाव द्रव, याद रहेगा। चलिए यहाँ लिख दिया है। और रेटिना के जो रेटिना उसका दीर्घ सेल होता है, कौन कौन, एगो शंकु सेल होता है और एगो रॉड सेल होता है। रॉड सेल किसके लिए होता है, रॉड सेल, रॉड, एगो कोन। रॉड सेल होता है मंद प्रकाश के लिए, और कोन सेल होता है तीव्र प्रकाश के लिए, ठीक है। रॉड मंद प्रकाश के लिए, मंद प्रकाश मतलब मान लीजिए मंद प्रकाश कब होगी, दिन में नहीं रात में होगी, तो रात में उल्लू और चमगादड़ को अच्छे से दिखता है क्योंकि मंद प्रकाश है, तो उसमें रॉड सेल है। जबकि मुर्गा को तीव्र प्रकाश चाहिए, मुर्गा को तीव्र प्रकाश चाहिए, तो मुर्गा में क्या रहेगा, इसीलिए मुर्गा को रात में नहीं दिखाई देता है। आपको पता है कि नहीं है, मुर्गा को रात में नहीं दिखता है,
मुर्गा दिन में दिखता है तो चिल्लाना शुरू कर दिया। मुर्गा को दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और उल्लू और चमगादड़ को दिन में नहीं दिखता है, रात में खूब दिखता है। क्यों? लो प्रकाश है उसमें, रॉड सेल है। और मुर्गा में कौन सेल है? आप पूछिए मानव में कौन सेल? दोनों सेल। हम लोग कभी बोले हैं कि रात में कम दिन में ज्यादा? नहीं, दोनों सेल है। इस बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पुतली दिया है, परिचारिका। एक और बात याद रखिएगा, परिचारिका आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पुतली क्या करता है? पुतली अपना साइज छोटा बड़ा कर लेता है। यानी जब प्रकाश कम, जब प्रकाश कम तब पुतली हो जाएगा, फैल जाएगा। पुतली फैल जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा। और जब प्रकाश ज्यादा हो जाएगा, जब प्रकाश ज्यादा हो जाएगा तब उस समय पुतली सिकुड़ जाएगा। तब उस समय पुतली सिकुड़ जाएगा मतलब छोटा हो गया। आपको एग्जांपल से समझा दें? चलिए समझाए। देखिए कभी कभी जब आप अपने घरों में ठीक ठाक रहते हैं, जो प्रकाश है ये ठीक ठाक है। गर्मियों के दिनों में, मई जून का समय में क्या होता है ना, धूप बहुत काला। अब जाते हैं तो आंखों चुनरिया आ जाता है, आंखों बंद कर बहुत धीमा देखते हैं, पुतली का साइज छोटा हो गया। जब मार्केट से लौट के घर में आते हैं तो देखिए तो अंधेरा छा जाता है, क्योंकि बाहर हाई प्रकाश था, अंदर लो प्रकाश था। तो लो प्रकाश में जाने के लिए आंख को फैलाते हैं, खूब बढ़िया से फैला कर तब देखते हैं, और 10 से 15 सेकंड में ठीक ठाक हो जाता है। एक और बात याद रखिएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए कितना सेकंड चाहिए। तो 10 से देखेंगे, 10 से 10 याद रखिएगा 1/10 सेकंड। और 100 से 0, 100 से 16 1/16 सेकंड। तो यानी किसी वस्तु को देख रहा है ना, तो 1/10वां हिस्सा यानी 0.1 पॉइंट कहीं ऑप्शन में रहेगा 0.1। 10 से देखेंगे, 10 से 10, और 100 से 0, 100 से 16। बोलिए जय हो। चलिए और चलते हैं क्वेश्चन पर। स्पेक्ट्रम के किस वर्ण की झुकाव सबसे अधिक? वाह, यह सवाल ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। स्पेक्ट्रम में घटना सबसे पहले दिखाया था न्यूटन साहब। यह है मेरा प्रिज्म। प्रिज्म से हम निकालेंगे श्वेत प्रकाश को। श्वेत प्रकाश निकालेंगे तो वह 7 रंग में बटेगा। कौ रंग में? 7 रंग में। 3 और 2 5 7 हो गया। 7 हो गया ना? चलिए कहिएगा जी सर। यह है मेरा श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने भिन्न भिन्न अवयवी रंगों में बंट जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वहीं अगर एक पर्दा लगा दिए तो पर्दों पर 7 रंग पट्टी प्राप्त होगा, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बोलिए जय हो। हिंदी में वर्णपट। वर्णपट 2 प्रकार के, एगो शुद्ध एगो अशुद्ध। बोलिए जय हो। इसका ट्रिक है बै जा नी ह पी ना ला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर ऊपर से आएंगे ग्राफ, समझ लीजिए भाई साहब बोर्ड एग्जाम में तो हल्का बचेगा, एक ग्राफ याद कीजिएगा सारा बन जाएगा। अगर ऊपर से आएगा तो क्या होगा? यानी ऊपर से नीचे आएगा तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, बढ़ने का साइन है। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका? लाल का। सबसे कम किसका? बैगनी का। सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी का, सबसे कम आवृत्ति लाल का। सबसे ज्यादा बिखराव किसका? तो बोलिएगा बैगनी का। क्योंकि जिसका आवृत्ति ज्यादा, बिखराव ज्यादा, झुकाव ज्यादा, देखने में उलझन ज्यादा, जिसका आवृत्ति कम वो होगा सहूलियत। इसीलिए खतरा का संकेत लाल। क्यों? तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और बिखराव बहुत कम, इसलिए दूर से ही दिखाई देता है। लड़की का लहंगा लाल रंग। बोलिए जय हो। चलिए स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा? बैगनी का। झुकाव बोले, बिखराव बोले, बात एक ही है। लाल रंग की किरण का अपवर्तन सबसे कम होता है। बता दिए ना क्यों? बैजानी की नाला। बैगनी रंग की किरण का अपवर्तन सबसे अधिक। लाल रंग के बिखराव कम और बैगनी रंग का विक्षेपण ज्यादा।
किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? इसका बोलिए, ग्राफ रट्टा मारवा दिए ना, ऊपर से नीचे आएगा। कहीं ऑप्शन तहलका मचा दिया कि ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन ए में है नीला, बी में है पीला और सी में है नारंगी और डी में है लाल। अब पूछ रहा है किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका? तो बोलिएगा सर ऊपर से नीचे आने पर तो लाल का होगा। अगर यही पूछ देगा किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो क्या मानिएगा? आप तो रट्टा मारे थे क्या, बैगनी। यहाँ बैगनी ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन क्या बोले थे ऊपर से नीचे, बैगनी हो पीनाला डी बजियो। तो यहाँ देखिए नीला हरा कहाँ से है, नीला पीला, यानी नीला है ई है, नीला है पीला है नारंगी है लाल है, यानी ऊपर क्या है सबसे, नीला है, तो क्या मारेंगे, नीला मार देंगे। समझ में आया कि नहीं? ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति बढ़ेगा। जिसका आवृत्ति ज्यादा, झुकाव ज्यादा, बिखराव ज्यादा, देखने में मूलधन ज्यादा। बोलिए जय हो। आइए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और उसी प्रकार लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे कम। इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा। किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अच्छा, किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए उस बात को लिख लीजिए ना, उस बात को आप लोग लिख लीजिए, उस बात को आप लोग कहीं ना कहीं लिख लीजिए, बहुत काम का है। लिख लिए? चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। आइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बोले थे हम, रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। कहाँ गया? चलिए रेटिना पर बनेगा। रेटिना के दो सेल, रॉड सेल, कौन सेल। एक स्वस्थ मनुष्य के निकटतम बिंदु 25 cm, यानी मान लीजिए कि हमको यहाँ अपने आंख से किस वस्तु को देखना है, बढ़िया से देखना है, तो कम से कम 25 cm दूर। 15 पर दिखाई दे रहा, आंख बंद करके इतना में दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा स्पष्ट रूप से 25 cm, और जितना दूर करेंगे वो अनंत है। निकटतम बिंदु 25, दूरतम बिंदु अनंत। चंद्रमा बैठे अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा? काला। सब्जेक्टिव सवाल में आएगा कि चंद्रमा बैठे व्यक्ति को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्यों? पहला एग्जांपल दीजिएगा, भाषा लिखिएगा कि चंद्रमा बैठे व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहां प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो आपको हम सब्जेक्टिव भी क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पर बात लिख दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं होता, इसलिए सूर्य का प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं होता है। कोलाइडी विलियम ने निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रतिबिंब की घटना को टिंडल प्रभाव, इस सब्जेक्टिव में आता है टिंडल प्रभाव। तो परिभाषा लिख लीजिएगा, कोलाइडी विलियम में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिज्म। प्रिज्म के कितना सतह? 5 गो, 3 आयताकार, 2 गो त्रिभुजाकार। प्रिज्म एक क्या है? पारदर्शी है। और प्रिज्म से कौन सी घटना होती है? तो प्रिज्म से याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण यानी अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण सब होती है, ठीक है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? कितना बार बोले? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। गाड़ियों के हेडलाइट, अवतल दर्पण। चलिए उत्तल लेंस लिख दिए थे पीछे ही। अब आ गया अपना, आ गया मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है, बट उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो ब्रेन है उसको सीधा कर लेता है। श्वेत रंग में कितना रंग? 7। कौन कौन? भिबजियोर या बैजानी किनारा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वाह क्या ट्रिक है, सवाल 100% लड़ेगा। हाँ यहाँ पे लिख दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी सतह पर। भाई साहब कॉर्निया सबसे बाहरी पर था, उसी पर ना होगा अपवर्तन सबसे ज्यादा। चलिए, कॉर्निया मानव नेत्र का पारदर्शी भाग है। नेत्र का सबसे अधिक अपवर्तन कॉर्निया पर होता है। नेत्र दान के समय हम लोग क्या करते हैं? नेत्र दान के समय हम लोग कॉर्निया का दान करते हैं मृत्यु से 6 घंटा के अंदर अंदर। चलिए, नेत्र दान के समय हम लोग कॉर्निया का ही दान करते हैं। मानव नेत्र में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है?
तो मानव के नेत्र में दो गो कोशिका है, रॉड सेल और कोन सेल। बोले थे ना रॉड सेल मंद प्रकाश, कोन सेल तीव्र प्रकाश, बोले थे ना। तो मंद प्रकाश किसको चाहिए? उल्लू चमगादड़ को चाहिए। और तीव्र प्रकाश किसको चाहिए? तो मुर्गा को चाहिए। किसको चाहिए? मुर्गा को चाहिए। थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, चलिए छोटा कर देते हैं। चलिए छोटा हो गया। तो रॉड सेल मंद प्रकाश और कोन सेल तीव्र प्रकाश। मंद किसको चाहिए? उल्लू और चमगादड़। मंद रात में मिलता है, रात में दिखता है। और मुर्गा को कौन सेल चाहिए? कौन सेल तीव्र प्रकाश। मुर्गा को रात में दिखाई देगा? नहीं देगा। ठीक है। पुतली के आकार को कौन कंट्रोल करता है? परिचारिका करता है। पुतली के आकार के परिचारिका कंट्रोल करता है। ठीक है। पुतली कब छोटा हो जाता है? देखिए तेज प्रकाश में पुतली छोटा और मंद प्रकाश में पुतली बड़ा। परिचारिका आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और एक बात याद रखिएगा कि कौन सेल जो होता है वह रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है, रंग पहचानने में जिम्मेदार करता है। सिलेरी मांसपेशियां क्या करती है? मानव नेत्र को लचीला बनाती है और लटका कर रखती है। मानव के नेत्र को लटका कर रखती है मांसपेशियां। कौन? सिलेरी मांसपेशियां। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाप द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है। इसके पीछे 3 गो परत था ना, इसके पीछे 3 गो परत था। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को कचाप द्रव, यानी इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और कॉर्निया यहाँ होता है, ये क्या है? तो ये परिचारिका है। ये क्या है? कॉर्निया। तो कॉर्निया और परिचारिका के बीच में क्या भरा है? तो जलीय द्रव या नेत्रोद। याद रखिएगा जलीय द्रव या नेत्रोद। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 दृष्टि दोष कितने प्रकार? 3। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता और जरा दूरदर्शिता और जरा दूरदर्शिता। निकट कह रहा है कि निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। मतलब निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को ये वो रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष यानी मेरेपिया। याद रखिएगा मेरेपिया। निकट दृष्टि दोष तो मेरेपिया निकट रहेगा तो निकट वस्तु दिखाई देगी। देखिए ऐसा झंझट है बीमारी आंख का, ऐसा झंझट है उल्टा कर देता है। कंफ्यूजन कैसे? कोई कहेगा कि हमको पेट में गैस है, मतलब समझिएगा पेट में गैस है। लेकिन कोई कहेगा निकट दृष्टि दोष है, आप मत समझिएगा निकट खराब है। नहीं, जो कहेगा वो सही है। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। और नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाएगी। देखिए कुछ लंबा हो गया, दूरी बढ़ जाएगा और लेंस मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, तो दूरियां बढ़ेगा। मान लीजिए इतना पतला है, इसको और मोटा कर देंगे, दूरी नहीं बढ़ गया? बोलिए तो दूरी पहले इतना था, दूरी इतना था, अब इतना हो गया। ठीक है। चलिए तब नेत्र लेंस लंबा हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ेगा लेकिन फोकस दूरी कम हो जाएगा। ऑप्शन खूब आया हुआ है सब सवाल कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम? तो निकट दृष्टि दोष। और उसके उपचार के लिए अवतल देखिए निकट आएगो है दूर, आएगो है जरा दूरदर्शिता। क्या है? जरा दूरदर्शिता। एक और क्या है? अंक बिंदुकता। एक ही बार लिख देते हैं अंक बिंदुकता। चलिए निकट में कौ गो लेटर? 3 गो, 4 गो वाला क्या है? अवतल है। ठीक है। दूर में कौ गो? 2 गो, तो 3 गो लेटर याद रखिएगा। 3 से 4, 2 से 3, दूर से 2 गो, तो निकट दूर में आएगा उत्तल आएगा। क्या आएगा? उत्तल आएगा। जरा दूरदर्शिता बुढ़ापे के समय में कौन सा दोष? जरा दूरदर्शिता, इसको बोलेंगे बाईफोकल मतलब इसमें दोनों लेंस ऊपर जो है अवतल है और नीचे क्या है? उत्तल है। याद रखिएगा
बुढ़ापे पे कौन दोष, तो जरा दूरदर्शिता, उसमें चांस देखिएगा बुढ़ाऊ लोग चश्मा कभी यहाँ कर लेता है, कभी यहाँ करके देखता है, कभी नीचे कर लेता है, देखे होइएगा। और अंक बिंदुकता में बेलनाकार। इस बात को कहीं स्क्रीनशॉट लेकर चिपका लीजिए। 2 से 3, 3 से 4, निकट में 3 गो, 4 वाला खोजिए, अवतल। ठीक है, 3 से 4, 3 से निकट, 4 से अवतल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इस बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस बात को सबको स्क्रीनशॉट लेते चलिए। किस लेंस में निकट दृष्टिदोष दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा निकट 3 गो लेटर, 4 वाला में अवतल। दूर दृष्टिदोष क्या है, तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट का नहीं देगी। नेत्र गोलक में छोटा, उसको याद रखिए, ये बन जाएगा। फोकस दूरी, बीच का दूरी कम, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाएगा। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला। उपचार के लिए उत्तल लेंस ठीक है, दूर में 2 गो लेटर और उत्तल में 3 गो लेटर, 2 से 3, 3 से 4। किस लेंस के द्वारा दृष्टिदोष दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा कि दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष वो है उत्तल। वृद्धावस्था में कौन सा दोष, तो बाइफोकल, इसको बोलते हैं वृद्धावस्था दृष्टिदोष, यानी जरा दूरदर्शिता। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, याद रखिएगा RGB, यानी रेड यानी ग्रीन और RGB ब्लू। ये बात याद रखिएगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण RGB रेड है, ग्रीन है, नीला है, यानी इनमें से सभी है। तारे का टिमटिमाना किस घटना पर, वायुमंडलीय अपवर्तन। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। बता दिए थे ना, प्रिज्म वर्ण विक्षेपण की घटना दर्शाता है। और सबसे पहले स्पेक्ट्रम कौन दर्शाए थे, हमारे न्यूटन दादा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रतिबिंब। श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो बोलिएगा प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश के प्रतिबिंब के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष क्या होता है, तो जल के कोणों द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनने वाली प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडल का रंग नीला दिखाई देता है, सॉरी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बोलिएगा प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण। अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा, काला, क्यों, वहां वायुमंडल नहीं है। खतरा का संकेत लाल होता है, प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल या रक्ताभ। प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण बादलों का रंग अलग अलग रंग दिखाई देता है। प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण बादलों का रंग अलग अलग नहीं, प्रकाश के प्रतिबिंब का उजला दिखाई देता है। बादलों का रंग कैसा, उजला, प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण ही बादलों का रंग उजला। मोतियाबिंद में क्या होता है, तो नेत्र लेंस धुंधला एवं अपारदर्शी होता है। नेत्र लेंस दुधिया, धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य की मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगस्ट्रॉम स्पेक्ट्रम की घटना कौन दर्शाए थे, न्यूटन दादा। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, रक्ताभ मतलब लाल होता है। चलिए अब आता है अपना
प्रकाश वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सवाल क्या था? सवाल देखिए पहले, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के लाल क्यों दिखाई देता है? तो कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्य अपने वास्तविक रूप में कब दिखाई देगा? दोपहर के समय, जब उस समय अपवर्तन कम होगा। ठीक है, उस समय वायुमंडल की परत कम होगी, इसलिए प्रकीर्णन कम होगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाव द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भरे द्रव को कचाव द्रव, और जबकि नेत्र लेंस कॉर्निया और प्रतारिका बीच, कॉर्निया और प्रतारिका के बीच नेत्रोद या जलीय द्रव, कॉर्निया और प्रतारिका के बीच देखिए आ गया ना जलीय द्रव या नेत्रोद। अब आ गए हम दृष्टिदोष 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग आ गए हैं विद्युत धारा चैप्टर 4। चलिए 3 चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार आप लोग लाइक कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथियों के पास भेजिए। 3 चैप्टर हम 1 घंटा में क्लियर करा दिए। 3 चैप्टर 1 घंटा में, वो 100%। यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताइए कि कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और आप भी चाहते हैं तो पटना में चलता है ऑफलाइन कोचिंग, आप वहाँ आइए, वहाँ से ले लीजिए, या एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ नोट्स पाइए फ्री में। विद्युत धारा का मान क्या है? विद्युत धारा चैप्टर आ गया। आवेश के बारे में, आवेश कैसे मतलब कूलॉम होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, यानी समान में प्रतिकर्षण, यानी हटेगा, अलग अलग सटेगा, समान हटेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1-1.6 × 10⁻19 कूलम। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6.25। देखिए नाम में काम, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया। वहीं पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, चार्ज कितना? -1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश। जैसे पूछेगा वैसे जवाब दीजिएगा। चलिए, तो परमाणु क्या होता है? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। ये परमाणु है, इसका नाभिक है, मान लीजिए नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा है, याद रखिएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष में चक्कर लगा रहा है। ये परमाणु है, इसका नाभिक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में भरा होता है। चलिए, विद्युत धारा आ गया। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और ऐसा ही मतलब एम्पियर होता है। मापन एमीटर। देखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को खूब पूछा आप देखेंगे कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, और एमीटर को हम लोग श्रृंखला यानी सीरीज में सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? सीरीज में, श्रृंखला या श्रेणी क्रम में सजाते हैं। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। चालक में धारा का कारण, चालक में धारा का कारण, अच्छा मतलब चालक में कह रहा है कि धारा का क्या कारण होता है? चालक में विद्युत धारा बहने पर गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गलनांक होता है ऊंच होता है। गलनांक क्या होता है? ऊंच होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध याद रखिएगा, टंगस्टन का प्रतिरोध कितना? 5.20 × 10⁻⁻8 ओम होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कॉपर किसका सबसे अधिक, सबसे चाहे
चांदी का प्रतिरोधकता बताइए, चांदी का प्रतिरोधकता क्या होगी? चलिए 1.60 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर होगी, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात किया जाए उसी प्रकार, तो आप बताइए कॉपर का क्या होगा? चांदी का ही हो गया, तो कॉपर का या तांबा का, कॉपर या तांबा का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण को घटाना या बढ़ाना, यानी वृद्धि करना या कमी करना। जिस उपकरण में धन और ऋण सिरा नहीं होता है उसे हम लोग कुंडली बोलते हैं, बहुत बार पूछा है। निम्नलिखित में पहले ऑप्शन में, निम्नलिखित में किसमें धन और ऋण आवेश धन और ऋण सिरा नहीं होता है? ऑप्शन देगा डायनेमो, बैटरी और सी में देगा कुंडली। इनमें से कोई नहीं, हमारे में कुंडली। संख्यात्मक उदाहरण कह रहा है, एक उदाहरण है कि 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो धारा क्या होगी? आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, I बराबर Q/T। Q है 120, I है टाइम क्या है 7, यानी 2 एम्पियर। क्या होगी? 2 एम्पियर होगी। चलिए आगे क्या कह रहा है? प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। विभवांतर, और यहाँ 2 एम्पीयर हो गया। विभवांतर एक अदिश राशि है, ऐसा मतलब वोल्ट होता है। आवेशों के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और V बराबर W/Q फार्मूला होता है, और V बराबर जूल पर कूलम होता है। यानी वोल्ट बराबर कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय, याद रखिएगा कि वोल्ट बराबर कार्य बटे समय होता है। दो विभव के बीच का अंतर क्या होता है? विभवांतर होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट को हम लोग समानांतर क्रम में, जबकि धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहते हैं? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती, यानी V समानुपाती I। V समानुपाती हटाते हैं तो R लाते हैं। V बराबर IR। चलिए और देखते हैं प्रतिरोध कैसे मतलब क्या बोले थे? ओम बोले थे। अब प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर। प्रतिरोध का संयोजन कैसे होगा? श्रेणी क्रम में होगा, तो डायरेक्ट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में होगा तो यह श्रेणी में, समांतर में होगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहेगा कि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम को सीरीज में सजाना है, श्रेणी में। कहिएगा R बराबर, तीनों जोड़ लीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 5 और 9 3 12 ओम। तो फिर कहेगा 2 ओम और 3 ओम को समानांतर क्रम में जोड़िए। जानते हैं फॉर्मूला क्या लिखिएगा समानांतर क्रम के लिए? दो के लिए R बराबर सीधे लिखिएगा कि दोनों का जोड़ बाय दोनों का गुना, ठीक है। यानी फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम क्या हो गया? 6। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 6 हो गया। 3 प्लस 3 2 2 बार 5/6 पलटी खाएगा, तो R बराबर 6/5। वहीं बोले थे कि गुना करके, सॉरी 6/5 तो 6/5 आंसर देंगे। यानी सीधे गुना करके कि R बराबर दोनों का गुना और नीचे दोनों का जोड़। R बराबर 2 रहेगा तो R बराबर दोनों का गुना बटे दोनों का जोड़, तो 2 गुने 3/2 प्लस 3 6/5 आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आएगा 5-6 नंबर में सिद्ध करने के लिए। कल इसके लिए हम वीडियो लाएंगे जहां 5 नंबर वाले चीजों को कवर करेंगे। विद्युत फ्यूजोमीटर के बारे में
विद्युत जो फ्यूज होता है उसमें प्रभाव पर काम करता है, हीटर भी उसमें प्रभाव पर। जो फ्यूज तार होता है पीवी और एसएन का बना होता है। पीवी मतलब शीशा, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अयस्क में, और इसमें टीन, शीशा और टीन का बना होता है। कुंडली नाइक्रोम का बना होता है। फ्यूज की क्षमता 15 एम्पीयर होता है। फ्यूज का गलनांक कम और हीटर का गलनांक अधिक होता है, तब में वो जल्दी नहीं गलता है। बात याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट्टा मारते रहिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, अब हम लोग कल मिलेंगे केमिस्ट्री क्लास में। खत्म नहीं हुआ है, बस आपको सूचना देते रह रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास में हम लोग मिलेंगे और केमिस्ट्री को भी सुथरा साफ करेंगे। चलिए, हीटर का गलनांक क्या होता है? ऊंच होता है। हीटर का गलनांक ऊंच। फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज का क्षमता 15 एम्पीयर होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए सवाल बड़ी भी आई है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। निरूपित कौन नहीं करता है? तो कहिएगा ऑप्शन बी नहीं करता है, बाकी सब करता है। यानी P बराबर फॉर्मूला होगा I स्क्वायर R या VI या V स्क्वायर बाई R। लिख लीजिए P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बाई R। ये निरूपित नहीं करेगा, यही आंसर, ठीक है। P बराबर VI, देखिए आ गया ना फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखनी है। P बराबर VI या I स्क्वायर होता है। विद्युत शक्ति का इस मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध किसका मात्रक यानी ओम, ओम, और प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर। R ओम वाले को अगर N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध R बाई N, मतलब R ओम के प्रतिरोध N को ले लीजिए 10 को, तो सीधे लिखेंगे 10 बाई R बटे N। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध इतना 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 के धारा का मान क्या होगा? तो आप लोग धारा का मान क्या पढ़े? I बराबर V बटे R। V है 220, R है 55, तो 55 चौक 220 यानी 4 ओम, 4 एम्पीयर। जब 100 वाट का बल्ब 250 वोल्ट में जोड़ा जाता है तो धारा क्या होगा? तो बोलिएगा 0.24 होगा। 0.24 यहाँ सॉल्व भी कर दिए हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ये बात याद रखिएगा, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है? तो एक मात्रक है। एक यूनिट में कितना? 3.6 × 10 पावर 6 जूल होता है। ऊर्जा तथा कार्य का ऐसा मात्रक जूले होगा। बैटरी क्या होता है? बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। मोटर क्या करता है? डायनेमो या जनरेटर या जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रख लीजिएगा। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत में बदलता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि डायनेमो या जनित्र वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए यहाँ लिखा है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, ये दोनों दूसरे का उल्टा है। 1 जूल का मान क्या होगा? 0.24 कैलोरी होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 0.24 बराबर 24 कैलोरी बराबर 1 जूल होता है। तो बताइए आप, 1 कैलोरी क्या होगा? 1/0.24 जूल हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.16। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दिया है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी, 1 कैलोरी में क्या होगा? 1 कैलोरी में 1 बाई इतना, तो कटेगा तो 4/1.6 जूल होगा, याद रखिएगा इस बात को।
ठीक है, कैसे होगा आप देख लीजिए ना, 1/0.24 हो रहा है, तो दशमलव के 100 हो गया, 100 में 4 से भाग देंगे 24 से, तो 4 से प्लस नहीं आएगा, सही तो है। समांतरकरण में प्रतिरोधों की संख्या घटने पर संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब पहले जोड़ दिया 20 को, अब जोड़ रहे हैं 8 को, तब निकालेंगे ना उसका मान बढ़ेगा, कौन, कम वाला का, जब कब समांतर में रहे। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, हाँ याद रखिएगा भाई साहब, प्रतिरोध सब्जेक्टिव में भी चांस है, प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ने से, क्षेत्रफल या मोटाई, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अलग अलग पदार्थों का अलग अलग तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। देखिए चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के तापमान पर करेगा, चालक के प्रवाहित धारा पर, चालक के प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, चालक के प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन सी होगा। किसी वोल्टीय में स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच का बीच विभाजन चिन्ह, अच्छा 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के 20 को विभाजन चिन्ह है, यहाँ डॉट डॉट डॉट, तो अल्प मकान क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि ज्यादा माइनस कम बटे 20, 1/20 0.05, 0.05। बैटरी से कैसा धारा निकलेगी, डिश धारा, इसको बोलते हैं डीसी, डिश धारा एक डीसी होती है, याद रखिएगा। एक विद्युत सेल से धारा माप प्राप्त करने के लिए उस सिरों के विभवांतर का मान, मान क्या होना चाहिए, तो विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए, विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है, विभवांतर का जो विद्युत वाहक बल होता है विभवांतर से अधिक होता है, कार्य बराबर विद्युत वाहक बल गुने आवेश, और विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक जो बल है उसमें अगर आवेश से गुना करेंगे ना तो कार्य निकल जाएगा, और फॉर्मूला यहाँ दिया है, एक क्वेश्चन भी है, एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना है, 1 कूलम्ब आवेश, देखिए कार्य पूछा, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या है, इतना वाहक बल है और 1 में तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 जूल। एक कमरे में इतना इतना और इतना इतना के, तो I1 और I2 निकाल लीजिए, और आपने पढ़ा P बराबर VI फॉर्मूला, तो VI करके 50 वाट, क्या आ जाएगा 50 वाट आ गया। वोल्टा V1 पर शक्ति P1 और वोल्टा V2 पर शक्ति P2, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, P1 V1 का स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटे P2, फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना P बराबर V स्क्वायर बाई R। निम्नलिखित निम्न पदार्थों में चालक कौन सा है, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, मिट्टी। देखिए अभ्रक से करंट नहीं आता, अभ्रक कहाँ उपयोग होता है सुन लीजिए, आयरन करते हैं हम लोग इस्त्री, तो इस्त्री के पीछे जो प्लेट लगा है तो देखिए केवल गर्म होता है, करंट नहीं मारता, गर्म होता है, वो अभ्रक का लेप, कभी कभी करंट मार देता है, अभ्रक का लेप खत्म हो गया है। कांच से नहीं, ये नहीं, एल्युमिनियम क्या है, चालक है, जिससे करंट जाएगा चालक होगा। कथन सत्य है, वोल्ट बराबर एम्पियर भागा, देखिए V बराबर IR फॉर्मूला है, तब V बराबर नहीं, भाग में तो नहीं आएगा, वोल्ट बराबर ओम बटे एम्पियर नहीं, वोल्ट बराबर गुना ना होगा, हाँ एम्पियर यानी I बराबर V बटे R, V बटे R, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी देखिए लगा, तो V बराबर IR से निकाल लीजिएगा। प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए उसे कौन सा क्रम में जोड़ेंगे, तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो सीरीज में, और घटाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कह रहा है एक एमीटर से शून्य तथा 2A यानी 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 को विभाग है, एमीटर का क्या होगा वही चीज होगा, तो 2 बटे क्या होगा 2 माइनस 0 बटे 20, 2 बटे 20 कटेगा तो 1/10, 0.1। सेल का विद्युतवाहक बल है, सेल का इकाई आवेश पर किया गया कार्य है विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल गुने आवेश करेंगे तो कार्य निकल जाएगा। किस धातु से सोलर सेल बनाते हैं, सिलिकॉन से, SI 14 पर है, 14 पर।
100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े, अच्छा हाँ, 100 वाट विभवांतर आरोपित करने पर धारा क्या होगी? धारा होगी, फॉर्मूला होता है ना, I बराबर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, I बराबर V बटे R। तो V इतना V बटे R, R हम लोग निकाल देंगे कैसे? तो P बराबर फॉर्मूला होता है ना V I, इससे हम लोग निकाल देंगे। ठीक है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, अच्छा वह प्रतिरोध होता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, यानी प्रतिरोध के कारण ही जो इलेक्ट्रिक तारें होती है, जो चालक होती है, वो गर्म हो जाती है। प्रतिरोध के द्वारा ही चालक तार गर्म हो जाता है। आ गया ना। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के शक्ति धारा कितना लेगी? 0.18 एम्पियर लेगी, यानी 220 बटे 1200, 11 बटे 7, 0.018 एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर आई आर। तो हमें निकालना क्या है? I, V बटे R, V इतना है, R इतना है, ओम। हाँ, फॉर्मूला आ गया। वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम, V वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम। V बराबर आई आर, I बराबर Q बाई T, W बराबर Q बाई, देखिए वाट बराबर जूल पर सेकेंड, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। सीरीज में रहेगा तो जोड़ेंगे सीधा, और पैरेलल में रहेगा तो उल्टा जोड़ेंगे। और P बराबर याद रखिएगा। अब आ गया देखिए हिंदी का संपूर्ण विश्लेषण आपको कराएंगे नवीन सर। हिंदी ग्रामर का निचोड़ महामैराथन क्लास 8 फरवरी को आने वाला है, हिंदी महामैराथन ग्रामर का, तो आप इसे जरूर देखिएगा। चलिए चैप्टर 5 आ गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 5, बोले चैप्टर 4 आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको लगा कि नहीं लगा कि चैप्टर 4 हम लोगों ने पढ़ लिया? आपको लगा कि नहीं? हम लोग 1 घंटा से सवा घंटा ही दिए हैं और 4 को चैप्टर पढ़ लिए हैं। क्या कम है क्या? बोलिए, कम है क्या? बोलिए आप ही लोग बताइए कि 4 घंटा में हम लोग इतना पढ़ाई कर लिए, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट नहीं हुआ अभी, और इतना पढ़ाई कर लिए, 4 को चैप्टर पढ़ने नहीं मिलेगा। इतना निचोड़ 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। डायनेमो जनित्र किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है? याद रखिएगा, डायनेमो जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा करेगा। क्या करेगा? प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न कर देता है। लोग पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, और उस समय आग लगने की संभावना भी हो जाती है। आग लगने की संभावना। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किसका काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर लिख लीजिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या था? कि बाईं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को परस्पर लंबवत रखते हुए फैलाया जाए, मतलब इस तरफ फैलाया जाए, इस तरफ। अंगूठा तर्जनी मध्यमा को तीनों को लंबवत फैलाया जाए, लंबवत, यानी इसको देखेंगे तो 90 डिग्री, फिर इसको देखेंगे बंद कर दिए तो 90 डिग्री। ठीक है, तीनों को 90 डिग्री फैलाया जाए। तर्जनी को तो कहेगा फैलाया जाए, और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी कौन है? तर्जनी, ये है तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताएगी, और मध्यमा धारा की दिशा बताएगी। तो धारावाहिक तार पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठा बताएगी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हमें क्या मिला? कि अगर चुंबक की धारा बताएगी तर्जनी, यह बताएगी धारा, तो धारावाहिक तार पर लगने वाले बल बताएगी अंगूठा। याद कर लीजिएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, जबकि मध्यमा धारा चुंबकीय। याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं साइड में कि फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम है, वाम हस्त नियम, वहां से क्या मिला है? तर्जनी।
तर्जनी का होता है कि चुंबकीय 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 चुंबकीय। और मध्यमा क्या कहता है? मध्यमा कहता है धारा। अंगूठा क्या बताएगी? अंगूठा बल बताएगी। अंगूठा बल बताएगी। अंगूठा बल बताएगी। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग करते हैं? नरम लोहा। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए नरम लोहा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कौन किया था? फैराडे किया था। इस सवाल बहुत बार आया है। हमारे घरों में जो आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और एसी और 50 हर्ट्ज पर की जाती है। 50 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 हर्ट्ज। किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्म से रख दी जाए तो क्या बनता है? विद्युत चुम्बक बनता है। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार की तार होती है, याद रखिएगा 3 प्रकार की। विद्युतमय रेड तार, विद्युतमय रेड तार करंट वाला मेन लाइन, और उदासीन न्यूट्रल उदासीन काला, और भूकंपित हरा। अब मान लीजिए आ गया कि हमारे घरों में वायरिंग जो की जाती है वह जो की जाती है तो उसमें उदासीन तार का रंग कैसा? काला, भूकंपित हरा और मेन तार लाल। किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? छड़ के अंदर कहेगा तो कहिएगा साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से ध्रुव, साउथ से नॉर्थ रहेगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ बन गया है, यह चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो अंदर क्या कहेगा तो साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। यहाँ बन गया फिगर, बहुत काम करते। बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबकीय क्षेत्र धुरियां जो होती है एक दूसरे को नहीं काटती है। पर नलिका के भीतर क्या होती है? सभी बिंदु पर समान होती है। किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो बोलिएगा उसका कोई ना चाल बदलेगा, ना वेग बदलेगा, ना संवेग, कोई नहीं बदलेगा। किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते हुए परिवर्तन नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं बदलेगा। कौन किसी लंबे धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। आयताकार कुंडली में आधे घूर्णन के बाद प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तन हो जाता है। किस युक्ति में भी जो विभक्त बल है तो बोलिएगा विद्युत मोटर। ये बात याद रखिएगा, द्विक परिवर्तन मोटर में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जो मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। लघुपथन का समय और अतिभारण का समय धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? यूनिट कहिए, जूल कहिए, जूल किलोवाट घंटा कहिए, 3.6 × 10⁶ जूल कहिए। चलिए, ध्रुवों के नजदीक क्षेत्र रेखा क्या होती है? घनी होती है। ध्रुवों के नजदीक, अच्छा इधर छुट्टी जा रहा है। हाँ कहाँ थे हम लोग? हाँ यहाँ थे। बैटरी से किस प्रकार की धारा होती है? दिष्ट धारा। बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। तरंगदैर्घ्य की मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर 10 होता है, 10 के पावर -10 मीटर। तरंगदैर्घ्य का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम लिखिएगा, एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का मतलब एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखता है, इसीलिए बोला 10 के पावर -10 मीटर। आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑस्टेड ने, और जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने। चुंबकीय फ्लक्स के ऐसे मतलब वेबर, ये बात याद रखिएगा। और विद्युत प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर। लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम, धारा बढ़ जाएगा। मैक्सवेल का दक्षिण स्थियम कहता है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा, और बाकी सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। बस चुंबक के ध्रुवों के पास आकर्षण बल ज्यादा होता है।
ध्रुव के पास आकर्षण बल ज्यादा, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान में सटेगा, अलग अलग सटेगा, दूर दूर हटेगा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ध्रुवों के नजदीक क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? घनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं नहीं काटती है। अंदर कैसे होता है? ऐसे, और अंदर कैसे? साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ। क्षण चुंबक, नाल चुंबक, स्थायी चुंबक होता है, और विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक उसके शक्ति पर और फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। दिष्ट धारा एक दिशीय होता है और माइनस से प्लस हो जाता है। प्रतिवर्ती धारा की दिशा बदलते रहती है। अब आते हैं फिजिक्स का जो महामैराथन चल रहा है, उसमें चैप्टर 5 देखेंगे। चारों चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, चलिए ये बताइए। सॉरी, 5 को चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5 को, एक और लास्ट बच गया, एक और। नॉन स्टॉप हम लोग पूरे 1.5 घंटे में हम लोग सफरा के छोड़ेंगे, और आप लोग जुड़े रहिएगा, भागिएगा नहीं, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब चल रहा है 6वां चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखिए, बायोगैस लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा कोयला। लकड़ी बायोगैस का है, बायोगैस गोबर है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। उसके लिए यूरेनियम चाहिए। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मा बढ़ता है? CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन और चंद्रमा नहीं, सूर्य है। जीवाश्म ईंधन के स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होइएगा कि वाल्मीकि नगर के बारे में, वहाँ पानी गिरता है, टरबाइन चालू होकर करंट पैदा हो जाता है। उसी प्रकार जो डेनमार्क देश है, वहाँ बड़ा बड़ा टरबाइन लगा हुआ है, पंखी लगा हुआ है, और वहाँ का जो स्पीड है हवा का 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और वहाँ टरबाइन चल जा रहा है। ऊर्जा के रूप में सूर्य अनंत स्रोत है, और सूर्य के द्वारा जो सूर्य से प्राप्त हो रहा है नवीकरणीय ऊर्जा है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? वैसा ऊर्जा जिसके बार बार उपयोग करने से खत्म ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाए वह है अनवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो कौन है? कोयला नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, सौर ऊर्जा होगा, सी। चलिए, और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है महासागरीय तरंग खत्म होगा? नहीं होगा। सौर ऊर्जा सूरज नहीं होगा, पवन ऊर्जा नहीं, यानी सभी होगा। ऑप्शन डी। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? CNG का होता है? नहीं होता है जी, गाड़ी चलाने में होता है। LPG होता है, बायोगैस होता है, कोयला होता है। CNG का मुख्य अवयव मीथेन, LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन। आपको पढ़े हुए केमिस्ट्री में कि LPG के रिसाव के लिए हम लोग क्या डालते हैं? बोलिए, इथाइल मरकैप्टन CH5। तीक्ष्ण गंध होता है, जिससे मालूम चल जाता है कि लीक हो रहा है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो वह कहता है स्थितिज ऊर्जा को। ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है? स्थितिज ऊर्जा स्थिति या विन्यास से उत्पन्न होता है। नदी के द्वारा जो बांध बना है स्थितिज ऊर्जा। पंखा लटका हुआ स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर कोई भी चीज बैठेगा स्थितिज। पानी के टैंक की स्थिति। गति कारण गतिज। दौड़ता हुआ व्यक्ति गतिज। गिरता हुआ आम गतिज। गिरता हुआ झरना का पानी गतिज। बहता हुआ पानी गतिज। 1 जूल बराबर 10 के 5 वर्ग होता है, याद रखिएगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए, सौर भट्टी, नाक कान जांच के लिए 16। यहाँ आइए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और यह किरणों को अभिसरित करता है, यानी मिला देता है। उपयोग करते हैं नाक कान आंख गला जांच हजामती, सौर भट्टी, सौर कुकर, हेडलाइट, सर्च लाइट। नरौरा, हाँ याद रखिएगा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो बोलिएगा यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। धूप में रखे
सौर सेल में कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो 0.7 वाट। रट्टा मार जाइए, सवाल है। हाँ। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सरलता से सुलभ हो, जिसका भंडारण आसानी हो, जो प्रत्येक आयतन और द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, यानी सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। ऑप्शन डी मार दीजिए। जीवाश्म ईंधन, जीवक से मृत से, तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, यानी दोनों है। कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है। देखिए नौरौरा यूपी में है, कल्पकम तमिलनाडु, राणा प्रताप राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, पवनों का देश डेनमार्क, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल टिहरी बांध पर है, और सरदार सरोवर जो बांध है वह नर्मदा नदी पर है, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। चलिए याद हुआ कि नहीं? नौरौरा यूपी, कल्पकम तमिलनाडु, नौरौरा यूपी, कल्पकम तमिलनाडु, राणा प्रताप महाराष्ट्र, तारापुर, बताइए तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप राजस्थान है, राणा प्रताप राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, पवनों का देश डेनमार्क, काकरापार बताइए गुजरात, कैगा कर्नाटक, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। इस प्रकार करके हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टॉनिक पिएंगे। और आप लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया, हमें बहुत सपोर्ट किया। फिजिक्स का जो टॉनिक सीरीज है वो अब खत्म होता है। फिजिक्स का टॉनिक सीरीज खत्म होता है, 100% लड़ेगा। तो जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके साथी होंगे, उनसे बोलिए कि फ्यूचर फोकस से अभी भी जुड़ने का मौका है, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, रट्टा मार लीजिएगा भाई साहब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में पूरे फिजिक्स को आपके अंदर डालने की कोशिश कर दिए हैं। देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, काम का चीज है, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ले लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। चलिए 5 सवाल बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम होता है? चलिए लिखिए तो, प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हीरा का अपवर्तन कितना होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? तीसरा सवाल लिख कर बताइएगा। इस सवाल छपेगा 100% जो बोल रहे हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? लिख कर बताइए। प्रकाश के स्पेक्ट्रम की घटना को कौन बताया था? चलिए लिख कर बताइए। और इसी प्रकार हम फिजिक्स के निपटारा करते हैं। कल मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में, और फ्यूचर फोकस क्लासेस से जुड़िए, ढेर संख्या में जुड़िए। हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। हम आपके साथ खड़े हैं पूरे एग्जाम तक, पूरे आपके लाइफ में जो भी एग्जाम आएगा उन सभी एग्जामों तक। और आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए, मेरा भी सहयोग कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन आपका जुड़ना है, आपका प्यार है, आपका मेरा मोटिवेशन आपका जुड़ना, मेरा आपका प्यार है। ठीक उसी प्रकार जो आपका मोटिवेशन है वो क्या है? हमारे द्वारा क्लास संचालित हो, टाइम से संचालित हो, और मैथ का भी देखिएगा वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।